my dear friends. I am your educator Amreen Ansari and you are watching me on Global Online Academy. First, I would to introduce about this academy. Here we are dealing the more courses like BA LLB, BSc Biotechnology, MSc Biotechnology, BSc Microbiology, MSc Microbiology, Science for 10th class or +1 एंड +2 ऑल्सो इंग्लिश ग्रामर विद स्पीकिंग। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर सभी कोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इस एकेडमी में पेड और नॉन पेड दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। यदि आप इस एकेडमी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप मैसेज करें और आप अपनी जो भी आपकी क्वेरी है उसको भेजें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विदाउट डिले। लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक। Hello students and dear friends, this is Ariba Amir and you are watching me Global Online Academy। आज लीगल हिस्ट्री का हमें एक एक्ट पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि पारित किया गया था। तो इसके हमें प्रावधान देखने हैं कि एक्ट में जो प्रावधान थे वो किस तरह से थे और कुछ व्यवस्थाओं में क्या क्या था चेंज किया गया था। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चेंज था कि गवर्नर जनरल और परिषद, यानी अब तक जो सिर्फ गवर्नर और परिषद हम सारी व्यवस्थाओं में पढ़ते आ रहे थे, अब उसको क्या कर दिया गया गवर्नर जनरल परिषद, यानी अब इसकी क्या कर दी इसकी शक्तियां और इसके कर्तव्य भी बढ़ा दिए और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया गवर्नर जनरल और परिषद। फिर शक्तियां व कर्तव्य, यानी जो इसकी शक्तियां थी इसके कर्तव्य थे इसके अधिकार में क्या करती गई वृद्धि कर दी गई। उसके बाद आ जाता है मद्रास व बॉम्बे पे पर्यवेक्षण। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी इसकी स्थापना कहाँ की गई थी कलकत्ता में की गई थी। और फिर मद्रास पर और बॉम्बे पर पर्यवेक्षण एक तरीके से होता है कि अधिकार टाइप, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंट्रोल। तो मद्रास और बॉम्बे पे उसे क्या मिल गया पर्यवेक्षण, मद्रास और बॉम्बे पर पर्यवेक्षण। देन आ जाती है परिषद की विधायनी शक्तियाँ, यानी अब जो गवर्नर जनरल और परिषद थी वह न्यायिक कार्य भी करती थी। उसके बाद हम देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी कलकत्ते में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है प्रीवी काउंसिल, यानी प्रीवी काउंसिल का जो क्षेत्राधिकार था उसमें वृद्धि कर दी गई, उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया। फिर देखते हैं उपहार व व्यापार पर प्रतिबंध, यानी अब कोई भी उपहार और व्यापार बिना गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सलाह के उनकी मर्जी के बिना कोई भी उपहार और कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। अब अगर बात करें कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था बनाया गया था उसके उद्देश्य क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो देखिए कि उसके उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सुधार करना, यानी जो एक्ट बनाया गया था वो इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में वर्क कर रही है उसमें क्या किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, रिफॉर्म्स उसका हो सके। उसके बाद है कंपनी की सरकार में सुधार, यानी जो सरकार कंपनी की जो सरकार थी उसमें क्या करना सुधार करना। और फिर है कंपनी के अधिकारियों द्वारा अवैधानिकताओं के विरुद्ध उपचार दिलाना। अवैधानिकता क्या होती है, यानी जो चीज़ वैधानिक नहीं है, जो ऑपरेशंस जो कार्य वैधानिक नहीं है वो जो कर रहे थे उनके विरुद्ध उपचार दिलाना। यानी अगर कोई कंपनी के सदस्य, कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो कोई अवैध कार्य करते थे तो उनके विरुद्ध उपचार दिलाना, यानी रेमेडी दिलाना क्या था उद्देश्य था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था उसका उद्देश्य था। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें हमने एक क्या प्रावधान पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो जो इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी 1773 में। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था उससे क्या हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगर मैं कहूँ कि किस प्रेसिडेंसी में हुई थी तो वो हुई थी कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में एक कोर्ट स्थापित किया गया जिसे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इसको कहा गया था। और इसके गठन की अगर मैं बात करूं तो गठन में कौन होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य इसको सहायता के लिए न्यायाधीश प्रदान किए जाते थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश यानी 3 अदर से।
पद के लिए अर्हताएं, यानी जो ये मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते थे ये अपने पद पर कब बन सकते थे, कौन कौन सी जो कंडीशंस इनके लिए होती थी सर्विस की, तो वो कौन सी होती थी, इनके लिए होती थी कि जो इंग्लैंड में बैरिस्टर एट लॉ के रूप में कम से कम 5 वर्ष जिसने कार्य किया हो वही या तो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन सकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में। और जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और किस प्रेसिडेंसी में हुई थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुई थी। और कलकत्ता में प्रेसिडेंसी में जो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये जो है तीनों ही प्रेसिडेंसी पर अपना क्षेत्राधिकार रखता था। इसके क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें यानी जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो इसे हम इस तरह से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, दीवानी क्षेत्राधिकार यानी सिविल मैटर्स जो होते थे उनके लिए इसको क्या अधिकार था, क्षेत्राधिकार प्राप्त था। दीवानी मामले ये सुन सकता था। उसके बाद आपराधिक मामले, आपराधिक यानी क्रिमिनल मैटर्स, जो भी क्रिमिनल मैटर्स तीनों प्रेसिडेंसी में होते थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का क्षेत्राधिकार उन मामलों पर होता था। नौसैनिक क्षेत्राधिकार, नौसैनिक का मैंने आपको मतलब बताया था एड मिलिट्री, यानी जो बंदरगाहों पर जहाज़ों पर व्यापार करने के लिए जो उनके वहाँ पर मतलब इस तरह से व्यवस्था बनी हुई थी, तो वहाँ पर जितने भी मैटर्स होते थे वो सिविल हों, क्रिमिनल हों या किसी भी तरह से यानी अपकृत्य, क्षति, ट्रेसपास, इन सब से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे उन सब पर किसका क्षेत्राधिकार था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का, जो कब बना था 1773 में। उसके बाद है धार्मिक क्षेत्राधिकार, यानी अगर धर्म से संबंधित वाद कोई उत्पन्न होता था तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को क्षेत्राधिकार प्राप्त था। उसके बाद आ जाता है साम्य, साम्य भी उसको क्षेत्राधिकार प्राप्त था और संरक्षक क्षेत्राधिकार भी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को प्राप्त था। उसके बाद देखा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था उसकी अपील, यानी अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं होता था, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, तो वो अपील भी कर सकता था। अब हम देखेंगे कि वो अपील कहाँ कर सकता था। तो देखिए, यदि वाद का मूल्य 1000 पगोड़ा से ज़्यादा होता था तो इसके निर्णयों के खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, यानी इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में इसकी अपील की जाती थी। अब देखते हैं कि 1000 पगोड़ा क्या है। तो पगोड़ा एक तरह से करेंसी है। और एक पगोड़ा कब बनता था, एक पगोड़ा जब बनता था जब किसी 3 चांदी के सिक्कों के बराबर होता था एक पगोड़ा। तो अगर मूल्य का वाद का मूल्य कितना होता था, 1000 पगोड़ा से ज़्यादा, तो ही उसकी प्रीवी काउंसिल में क्या की जा सकती थी, अपील की जा सकती थी। नेक्स्ट हमने अपना पढ़ना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स की जो न्यायिक व्यवस्था है यानी जुडिशियल सिस्टम या फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स की क्या है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक।